नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में। मेरे साथ अब एक ऐसा चेहरा आज जिस चर्चा में शामिल हो रहा है, जिस पर निगाहें इस पूरे चुनावों में सबकी लगी रही हैं। यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यादव है ये अभी यादव परिवार की यादव नहीं रही है। यादव परिवार मतलब मुलायम सिंह यादव का परिवार। राजनीतिक तौर पर अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में है, मेरे साथ सीधी जुड़ी हुई हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूं अपर्णा जी, तो आपके नाम के साथ नीचे लिख के आ रहा है अपर्णा यादव, नेता बीजेपी। इसका खुशी है कि इसका अफसोस है? जी 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 नहीं, मुझे इसकी बहुत खुशी है जी। मुझे बहुत गर्व है इस बात पे। खुशी नहीं, मैं गर्व करती हूँ इस बात पे जी। तो क्यों समाजवादी पार्टी से बाहर आई हैं आप? क्यों छोड़ी आपने पार्टी, अपने घर की पार्टी? मैं पहले भी इसके कारण मुख्य रूप से बता चुकी हूँ और मैं फिर से बता देती हूँ कि राष्ट्रवाद से बड़ा कारण नहीं था। बस मैं राष्ट्रवाद के लिए ही आई हूँ इस पार्टी में जी। आप पिछली बार भी चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी आप, लखनऊ कैंट से। क्या वो उस वक्त आपको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं की चुनाव जीतने में? सुमित जी, बात ये नहीं है कि पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। 2016 और 17 में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था परिवार में और उसको बहुत कवर भी किया था मीडिया के सभी भाई बहनों ने। और जो है ये बात किसी से छुपी नहीं है। विशेषता मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर 175 कैंट विधानसभा लखनऊ की जहां तक बात करूं, और अभी भी मैं वहीं बैठी हुई हूं जहां से मैं आपको ये इंटरव्यू दे रही हूं, तो यहाँ का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के अनुसार नहीं रहा। तब भी मैंने ये सीट पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और क्योंकि पार्टी का किसी भी प्रकार का काडर यहाँ पर पहले से नहीं था, तो इसलिए मैंने अपनी खुद की टीम सुसंगठित करी यहाँ पर। मगर जो है क्योंकि झगड़ा हो गया था और बहुत सारे अदर कारण थे, तो जो है उसमें बिखराव आया और बिखराव और विघटन की जो स्थिति पैदा हुई, उसकी वजह से मैं चुनाव जो है द्वितीय स्थान पर आई। और बाकी आप सबको पता ही है कि क्या हुआ। मैं क्या ये ठीक समझ रहा हूँ अपर्णा जी कि आपको अच्छी सीट नहीं दी गई, आपको मुश्किल सीट दी गई चुनाव लड़ने की, ऐसी सीट दी गई जो बीजेपी का गढ़ थी? देखिए, मुझे सीट मुश्किल थी, नहीं थी, आसान थी, ये एक अलग विचार हो सकता है। इसके लिए शायद हम किसी अलग उस पर बात करें डायरेक्शन में। पर मुझे लगता है कि आदरणीय नेताजी ने ये सोच करके ये सीट मुझे दी थी कि 27 सालों में जहां पर समाजवादी पार्टी का परचम नहीं फैला, हो सकता है मेरी बहू अपर्णा यादव वहां पर जा करके अपनी पैठ जमा सके और सपा जीत सके वहां पर क्योंकि झगड़ा हो गया था परिवार में, काडर बिखर गया था, काडर के 2 भाग हो गए थे, 2 धड़ हो गए थे। और आपको तो पता ही है, अब तो चाचा जी ने भी हमारे जो है अलग पार्टी बना ली है, वो झगड़ा कितना बड़ा हो गया वो सबको पता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुख्य विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। पर सीट मुश्किल नहीं थी या नहीं थी, इस पे मैं नहीं जाऊंगी। नेताजी ने मुझे ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी थी और मेरे लिए जो नेताजी ने कहा था वो मुझे उस समय शिरोधार्य था। मैंने उस चीज को पूर्ण निष्ठा के साथ मैंने अपना चुनाव लड़ा। 2 वरिष्ठ परिजनों के आपने नाम लिए, नेताजी का और चाचा का, शिवपाल जी का। मैं बारी बारी से दोनों के बारे में आपसे सवाल करता हूँ। आप जब सपा छोड़ के भाजपा में आई तो आपने कहा कि आप जाके नेताजी से मिली भी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, वो तस्वीर भी सामने आई। क्या नेताजी के कलेजे पे पत्थर नहीं रखा होगा उन्होंने कि अपने घर की बहू विरोधी पक्ष में चली गई, एक ऐसी पार्टी के पक्ष में चली गई जो नेताजी के बारे में बहुत अपशब्द बोल चुकी है पास्ट में? देखिए, नेताजी ने तो स्वयं ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी पार्लियामेंट में आशीर्वाद दिया था कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। और जब आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी का जब वो थी ओथ थी, जिस दिन जब सरकार गठित हुई थी, तो उस दिन नेताजी और जो उनके पुत्र हैं वो सब लोग साथ में गए थे। उस दिन तो अपर्णा यादव साथ में नहीं थी,
तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस तरीके का सवाल क्यों कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया और नेताजी मेरे उन्होंने साथ हैं। आशीर्वाद जी। अखिलेश जी को भी दिया है, जिनका आप नाम नहीं ले रही हैं, अपने जेठ का आशीर्वाद उनको भी दिया, आशीर्वाद आपको भी दिया। किस आशीर्वाद में उनका- असर है? देखिए मैं ये बोलती हूँ, देखिए वो मेरे लिए बड़े हैं और वो सभी, मैं कोई परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ। मेरे मन में अपने परिवार के लिए बहुत आदर है, पर मेरे लिए मेरे जीवन में राष्ट्रवाद बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरे लिए राष्ट्रवाद से ज़्यादा परिवार इम्पोर्टेंट कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वो बात तो जी। बिल्कुल क्लियर कर दी आपने, बार बार आपने क्लियर की। लेकिन चाचा शिवपाल जी बोलते हैं, जो कि अब सपा के चुनाव जी। चिन्ह पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, कि अपर्णा बहू भटक गई है रास्ते से। कैसा लगता है सुन के आप? ठीक है, वो बड़े हैं, बड़े कुछ तो बोलेंगे ही, तो ठीक बात है। अब वो उनको लगता है ये बात, अब वो उन्होंने क्यों ये बात कही, उनका क्या मन था। वो पहले 100 सीटें मांग रहे थे, फिर उनको 65 मांगने लगे, फिर वो 45 मांगने लगे, फिर उन्हें 1 सीट पे मिला, तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कौतूहल हो रहा होगा और किस फ्रेम ऑफ माइंड में उन्होंने ये बात बोली है। क्योंकि चाचा जी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है, तो चाचा जी ने इस तरीके की बात वक्तव्य क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण हो, ये शायद एक शोध का विषय आप लोगों के लिए हो सकता नहीं, है। चाचा जी ने मेरे तो लिए यहाँ वो तक बड़े कहा, हैं अपर्णा जी, और अभी 2 मेरे दिन लिए हमेशा बड़े पहले, रहेंगे कि बीजेपी जी। ने ऑफर दिया मंत्री बन जाओ, आखिरी दिन तक ऑफर देते रहे मंत्री बन जाओ, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने नहीं माना, आपने मान लिया। आपको क्या ऑफर दिया अब गया ये है, इसको तो बताइए। देखिए इस बात पे देखिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये बात जो चाचा जी कह रहे हैं वो चाचा जी से पूछी जाए। पर जहाँ तक मेरी बात है, मैंने विचार सापेक्ष राजनीति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और मुझे जहाँ पार्टी भेज रही है प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, मैं वहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी लोगों के साथ लोगों को एकत्रित करके पार्टी की विचारधारा बढ़ाने का काम कर रही हूँ। जी, ये इस बात को समझाइए अपर्णा जी, आप जब प्रचार कर रही हैं तो आप कह रही हैं कि जब सेना चलती थी तो आगे आगे जो चलते थे वो यादव भाई थे, जो भाला लेके चलते थे। तो अगर आपने राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी ज्वाइन की है, तो फिर ये जातिवाद क्यों आ जाता है आपके भाषणों में? देखिए ये जातिवाद की बात नहीं है, या वहाँ एक क्योंकि हमारे जन समुदाय में वहाँ पे यादव भाइयों की उस दिन ज्वाइनिंग थी, तो उस दिन यादव भाइयों का क्योंकि ज्वाइनिंग था भारतीय जनता पार्टी को, उस कंटेक्चुअल उस पे मैंने ये बात कही थी। तो ये बात बड़ी कॉन्टेक्चुअल है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे यादव भाई हमारे बहराइच में ज्वाइनिंग करने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और अनुपमा जायसवाल जी वहाँ पे हमारी पार्टी की कंटेंडर हैं। आप ही की बात सुनते एक बार दर्शक भी सुन ले। नहीं मैंने सुना हुआ है। नहीं, दर्शक सुन ले, दर्शकों के लिए मैंने सुमित जी, दर्शकों के लिए बिल्कुल सुना दीजिए, बिल्कुल सुना दीजिए। सुनाइए। क्योंकि आज बहुत सारे मेरे यादव भाइयों ने पार्टी ज्वाइन करी है, तो मैं एक इतिहास की एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि जब जब इस विश्व में और जब जब इस आर्यवर्त में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो वो राजपूत नहीं थे जो आगे चलते थे, वो यादव भाई थे जो आगे भाला लेकर चलते थे। आपने बोला, तालियां बजी, आप भी मुस्कुराई, लेकिन मुझे किसी किताब में मिला नहीं इसका जिक्र। आपने कौन सी किताब पढ़ी थी कि जो आगे चलते थे भाला लेके वो यादव थे, जो पीछे थे वो राजपूत थे? मैं देखिए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैंने हिस्ट्री का अध्ययन भी किया है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें तो महाभारत में भी आपको मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन परंपरा संस्कृति में ही आपको मिल जाएगा। महाभारत काल में यादव बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं यादव आपको मिल जाएंगे। यादव थे, जब उन्होंने कहा अभिमन्यु भी वॉज हाफ यादव, क्योंकि वो सुभद्रा का पुत्र था, उसने ये बात बोली है कि मैं जो हूँ यादव सुभद्रा का पुत्र हूँ। तो जो है ये बात आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उठा लीजिए इसका, इसमें मैं कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कह रही हूँ, ये हिस्टोरिकल वो है बात है जी। तो आप जब प्रचार करती हैं तो आप यादव बन के प्रचार करती हैं या राजपूत बन के?
क्योंकि मैटरनल और साइड से आप तो आप तो ये राजपूत बताइए हैं। जो नहीं राजपूत, देखिए मैं तो आदरणीय नेताजी की बहू हूँ, तो उस नाते मैं यादव हूँ, तो मैं तो ये बात डिनाई नहीं कर रही हूँ। और इस बात को सिर्फ ये जातिगत उस पर क्यों लेके आया जा रहा है मुझे नहीं पता। मैं तो सारे युवाओं को, सारे महिलाओं को, सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रही हूँ राष्ट्रवाद से। तो राष्ट्रवाद में जातिवाद कहाँ से आ गया सुमित जी? ये तो बात आप उन लोगों से पूछिए जो राजभर, यादव और इन सब लोगों की राजनीति कर रहे हैं और अपने पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इन्हीं नाम पे कि ओबीसी को वोट दीजिए, ओबीसी वर्सेस सवर्ण, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन लोगों से बात आप ये करिए। मैं तो राष्ट्रवाद की बात कर रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है सबका साथ, नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हम तो उस विचारधारा से हैं। हम मैं तो यही बता रहा था आपको अपर्णा जी, कह रहे हैं कि पुरुष और नारी में भेद मेरे किया साथ जाए। जैसे मेहमान आप आते तो हैं सिर्फ यादव और ठाकुर में रह गए। उन मेहमानों से जुड़ा हुआ ही सवाल पूछता हूं मैं। जब राजभर आएंगे तो राजभर से पूछ लूंगा, जब निशांत आएंगे निशांत से पूछ लूंगा। अभी तो अपर्णा यादव बैठी है, इसलिए अपर्णा यादव के सवाल, अपर्णा यादव की बाइट सुनाकर अपर्णा से पूछ रहा हूँ। अपर्णा जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैं लेना जरूर छूना चाहूंगा। जी अभी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दिया, बगैर नाम लिए उन्होंने आपके परिवार पर बहुत बड़ा हमला किया कि एक ही परिवार के 85% से ज्यादा लोग राजनीति में हैं। सुन के दुख हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल दुख नहीं हुआ, उन्होंने सत्य बोला। सत्य का जो है हमेशा सुमित जी मुझे लगता है विरोधाभास होता है, और प्रधानमंत्री जी ने सच कहा है, इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही जी। तो सत्य सुनना चाहिए। सुनिए प्राइम मिनिस्टर, सत्य को आत्मसात करने से ही परम ज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की उस साउंड बाइट को सुनवाता हूं, दर्शकों की मेमोरी ये ताजा हो जाए। सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। सुना आपने, किसी ने पत्र लिखकर कहा कि 45 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पदों पर हैं। आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सत्य बात बोली है, और सत्य को सुनने में कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने एकदम सत्य कहा है। हाँ बिल्कुल। ये तो फैक्चुअल चीज है, ये बात सच बोली है। भाई देखिए ना, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, आप भी चुनाव लड़ी उस पार्टी से, शिवपाल जी के सुपुत्र आदित्य भी, प्रोफेसर साहब, उनके बेटे अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, अनुराग यादव, तेज प्रताप यादव, अभिषेक यादव, मृदुला यादव, न जाने कितने लोग, लिस्ट है पूरी, जो या तो एमपी हैं या एमएलए हैं या कॉर्पोरेट का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आप जब जाती हैं समाजवादी पार्टी से भाजपा में, तो अखिलेश जी खुश होते हैं कि समाजवाद का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी समाजवाद जा रहा है। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? मैं सबसे पहले भैया का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना शुभ आशीष दिया है। और इतनी बात कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में जिस मकसद से और जिनसे प्रभावित होकर के अपर्णा आई है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मैं हमेशा से उनके कामों की तारीफ करती आई हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन अपर्णा जी, परिवारवाद की तो आप भी एक एग्जाम्पल है जी। आप जब प्राइम मिनिस्टर परिवारवाद पे हमला करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं निशाने पर हम भी हैं? नहीं, मैं परिवारवाद का, देखिए, मैं परिवारवाद का एग्जाम्पल नहीं हो सकती सुमित जी। मैं चुनाव जरूर लड़ी, मगर वहां से किसी कारणवश मैं जीत नहीं पाई,
अब तो मैंने पार्टी ही बदल दी है, तो मैं अब उस परिवार का हिस्सा जरूर हो सकती हूँ, मगर परिवारवादी राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ मैं। जी नहीं तो आज के पहले या बीजेपी 21 जनवरी को ज्वाइन किया आपने? मैं राष्ट्रवादी राजनीतिक, मैं आज की बात, हम आज ही की बात करें, देखिए, क्योंकि आज पे ही सब कुछ है, आज ही के उसमें जो है भविष्य का गर्भ छुपा है, इसीलिए मैं आज राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ, मैं परिवारवादी पार्टी के साथ नहीं हूँ। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, समाजवादी पार्टी छोड़कर आई, नेताजी के परिवार की बहू होने के नाते आपने वो पार्टी छोड़ी, तो क्या आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए मैं था? परिवार से, देखिए, मेरा परिवार वो आज भी रह गए, मेरा परिवार वो आज भी है, कल भी रहेगा, तो इसलिए परिवार से मेरी कोई विमुखता नहीं है, क्योंकि मेरी विचार सापेक्ष राजनीति है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा काम मुझे नहीं लगता था इसलिए कि किसी और ने किया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और सिर्फ एक महिला के लिए परिवार की बात इतनी क्यों बात पूछी जाती है? मैं तो आप सबसे, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं समाज में, जब महिला कोई अपना निर्णय लेती है तो महिला पे सवाल क्यों? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी स्वयं बना ली, उन पे कोई सवाल नहीं हुआ? क्या उन्होंने परिवार तोड़ने का काम नहीं किया? मैं उनसे बोलना चाहती हूँ जो अपने दलों के साथ बाहर जाकर के जातिगत राजनीति करते हैं, क्या उस तरीके से हनन नहीं होता है औरों के अधिकार का? हम एक जाति समुदाय के बात कर रहे हैं, तो मैं महिला हूं तो इसलिए शायद सॉफ्ट टारगेट करते हैं सारे लोग। तो मैं, देखिए, राष्ट्रवादी हूं, मेरे साथ जो है मोदी जी का और योगी जी का विजन है, और मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करूंगी, और आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। मेरे लिए नेशन प्रायोरिटी है, नेशन फर्स्ट है मेरे लिए। इसको कुछ लोग, आपके जो क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, वो मौका परस्ती बोलते हैं कि जब आपको वहां चुनाव लड़ना था आप वहां पे रही, फिर आपकी परिवार में बनी नहीं, आपने छोड़ दिया, आप यहाँ आ गई। मैं तो आपको शायद लोकसभा टिकट का प्रॉमिस किया गया है। चुनाव लड़ी नहीं रही हूँ, मैं चुनाव लड़ी नहीं रही हूँ। आपको कैसे पता कि मुझे लोकसभा का टिकट प्रॉमिस किया है कि राज्यसभा का टिकट प्रॉमिस किया है? अखबारों में, सुर्खियों में, जिस पे आप रिएक्ट करते हैं उसे हम भी पढ़ते हैं। कुछ भी बात देखिए, कुछ भी बात लोग कहते रहते हैं, पर इस तरीके के लिए मैं नहीं यहाँ पे आई हूँ। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं लड़ रही होती चुनाव, मेरी किसी प्रकार से कोई वो बात नहीं है ऐसी, और मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अगर उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में लिया है तो मुझे कुछ सोच समझ करके अगला फेज का जो चुनाव है अपर्णा जी, किसी तरीके से परिवार से कोई मन मुटाव वो यादव बहुल इलाके में है, वो यादव लैंड में जिसको कहा जाता है, उस इलाके में थर्ड फेज का चुनाव है। पिछली बार 30 में से 24 सीटें बीजेपी जीती थी। 3 दिन के बाद वोटिंग होनी, आज हम 15 तारीख को है, 18 को प्रचार खत्म होगा, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का, बघेल साहब का? देखिए, पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। इसी क्रम में मैं रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और कानपुर देहात हो चुकी हूं। अभी क्योंकि मेरा लखनऊ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और 175 कैंट विधानसभा में स्वयं चुनाव लड़ चुकी हूं, तो मैं कल सरोजनी नगर करके आई हूं। आज मैं इस समय वर्तमान में मैं कैंट विधानसभा में लगातार प्रचार के लिए लगी हुई हूं। तो पार्टी जो मुझे आदेश कर रही है, मैं पार्टी के साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ। पार्टी अगर कहेगी तो वो मैं करूँगी। जी, तो आपको प्रचार करने में अपने परिजनों के खिलाफ गुरेज नहीं है, आप कर सकती हैं? देखिए, अब मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हूँ और परिवार एक अलग विषय है, और परिवार और राजनीति दो चीज़ों को आपस में हम ना मिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राष्ट्र के लिए जो लोग मुझे शीर्ष नेतृत्व मेरा तय करेगा तो मैं वो काम करूंगी। मेरे लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे को सोच समझ करके हर जगह भेज रहे हैं और मैं उनका उसी क्रम में उनके नियमों का पालन कर रही हूँ। अपर्णा जी, 2017 का चुनाव जब आप हारी, उसके साल भर के अंदर ही आपने बीजेपी की तरफ अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। मुख्यमंत्री जी आपकी गौशाला में आए, फिर 370 पर आपने वेलकम किया,
एनआरसी को आपने वेलकम किया, जो जिसकी मुखालफत समाजवादी पार्टी कर रही थी, लेकिन आप अपने दायरे में रहकर उसको स्वागत कर रही थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी ज्वाइन करने में इतना समय क्यों लगाया? चुनाव की तारीखों के पास आके क्यों ज्वाइन किया गया? आप पहले भी ज्वाइन कर सकती थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी एक गौ प्रेमी हैं और उनको पता था उस समय जो वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी हैं, वो उस समय लखनऊ के महापौर थे, तो मेयर साहब ही लेकर के आए थे उनको मेरे गौशाला में। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो है उनका मैं वहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करूँ। तो एक जिम्मेदार प्रदेश के नागरिक होने के साथ साथ एक गौशाला, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ देखती थी, मेरे वहाँ पर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, तो वहाँ उन सभी साथियों के साथ मैंने उनका स्वागत किया। इसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उस समय मैंने ये विचार नहीं बनाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। 370 की जहाँ तक बात है, एनआरसी की जहाँ तक बात है, मैं पूर्णतः आज भी इन सारे 2 कदमों के साथ बिल्कुल निष्ठापूर्वक खड़ी हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तब भी खड़ी थी जब मैं पार्टी में नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्र हित में जो भी एक्ट हो रहा है वो अगर हमारी पार्टी कर रही है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। जी, मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने पहले बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? 19 में जब धारा 370 पास हुई अगस्त के महीने में, पहले मन नहीं बना था, इसलिए पहले मन नहीं बनाया था। अब मैंने मन बना लिया तो मैं ज्वाइन कर ली पार्टी। तो अब ये तो बता दीजिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? चुनाव कौन सा लड़ेंगी और कब लड़ेंगी? क्योंकि आप सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगी ये तो हो ही नहीं सकता ना। आज नहीं तो कल तो आपको चुनावी मैदान में आना है। अभी तो मैं सबको चुनाव लड़वा रही हूँ। अच्छा सुमित जी, अभी तो सबको मैं चुनाव लड़वा रही हूँ। तो मैं चुनाव लड़वाने का काम कर रही हूँ, जगह जगह वोट मांगने का काम कर रही हूँ, जनाधार बढ़ाने का काम कर रही हूँ, पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, पार्टी की नीतियों के बारे में सबको बता रही हूँ, आदरणीय मोदी जी का विजन के बारे में सबसे चर्चा कर रही हूँ, योगी जी के जो सुशासन की व्यवस्था है उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। तो मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। जी, तो अब जब आप अपनी सीट पे जाके प्रचार कर रही हैं आज की तारीख में, पिछली बार आप साइकिल के लिए टिकट मांग रही, वो वोट मांग रही थी, इस बार आप कमल के लिए वोट मांग रही होंगी, वहां की जनता को कन्विंस कैसे कर रही हैं कि आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कैंट के लोग जितने भी हैं वो मुझसे आत्मिक रूप से बहुत लगाव रखते हैं, और कैंट की जनता से मुझे पहले भी, जब मैं सपा में थी तब भी मुझे बहुत प्यार मिला। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज के समय में भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं वो लोग, और सबका मैं बहुत आदर करती हूँ, सबका बहुत विश्वास है मुझ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम बहुत किया है, और इसी क्रम में मैं उनके बीच में जा रही हूँ। तो परिवार के बीच में जाने में किसी तरीके की आपत्ति नहीं विनिंग होती मार्जिन है, था, और मेरे लिए कैंट विधानसभा हमेशा से परिवार तो वो जो है। विनिंग मार्जिन था बीजेपी और सपा के बीच में, यानी आपकी और रीटा जी के बीच में 17 में, वो इस बार बढ़ेगा जब ब्रजेश पाठक वहां से लड़ रहे हैं, आप जिनके लिए प्रचार कर रही हैं? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल अपर्णा जी, वक्त मैं जानता हूँ आप प्रचार में लगी हुई है, अगर कभी ये नौबत आई कि एक को चुनना है, एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ नेताजी हैं, किसको चुनेंगी आप और क्यों? जी, मोदी जी स्वयं ये कहते हैं कि नेताजी मेरे लिए बड़े हैं, और नेताजी स्वयं उनको आशीर्वाद देते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो आपस में आपको पता है कि किस प्रकार के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की परिस्थिति आएगी, पर क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो पार्टी के नाते मेरे लिए मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, और जब परिवार की बात आएगी तो मेरे लिए आदरणीय नेताजी हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। जी, मैंने वही तो सिचुएशन रखी, आपने डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया, आपने फिर दोनों को मिला दिया। मैं समझ सकता हूँ कोई डिप्लोमेसी नहीं करी अपर्णा जी, मैं शब्दों में बातों में आपसे नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि एक ही को चुनना है, तब आप क्या करेंगी, परिवार या पार्टी? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, इसको चुना है मैंने। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा यादव जी, जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी, बहुत धन्यवाद जी।
हमारी हत्या कराना चाहते हैं योगी। मेरे कार्यकर्ता इतना सरल सज्जन चींटी नहीं मारता। योगी जी के इशारे पर पहले से ही सैकड़ों लोगों को बैठाया, मारने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जानबूझ करके घटना करा रहे हैं जिससे लोग घबरा जाएं। ये सपा बसपा कांग्रेस की बात है। और आपने समझ गए होंगे अब हम क्या बात करने वाले हैं। बात बहुत सीधी सी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं, आज राजभर साहब ने बीजेपी पर एक बेहद गंभीर आरोप इस चुनावों में लगा दिया है। वो ये कि बीजेपी उनकी हत्या करवाना चाहती है। उनका आरोप है कि अपने बेटे का पर्चा भरवाने वो बनारस गए तो उन पर जानलेवा हमला करवाया गया। ओम प्रकाश राजभर के इस आरोप पर अब मैं ये सवाल आपकी अदालत में रखता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आज का कि क्या ओपी राजभर का यह आरोप सही है कि बीजेपी ने उन पर जानलेवा हमला कराया? अगर आपको लगता है हाँ, तो एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर इसी वक्त जाइए और हाँ पे टिक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो नहीं पर आप जवाब दे सकते हैं। शो के आखिर में हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे। @ABP न्यूज़ के हैंडल पे जाके आपको जवाब देना है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खुद ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल राजभर साहब आपसे है, इतना गंभीर और संगीन आरोप, सबूत क्या है आपके पास? देखिए, आचार संहिता लगी है, नामांकन करने के लिए जो गाइडलाइंस आई है, पर्चा भरने मात्र 3 आदमी, जो बैरिकेड बना हुआ है उसके अंदर 3 आदमी जा सकते हैं। एक प्रत्याशी, उसके साथ एक प्रस्तावक, एक वकील या उसके जो समझदार हो, 3 आदमी जाने की अनुमति है। और मैं अरविंद राजभर और एक हमारे प्रस्तावक के साथ जो हम लोग उस बैरिकेड, जहां बैरिकेटिंग लगी थी कि इसके बाद कोई नहीं जाएगा, जब मैं वहां पहुंच रहा हूं तो हम लोग एंट्री कर ही रहे हैं, तब तक गाली गुप्ता शुरू हो जाती है। और जिस तरह का वीडियो में कहिए तो अभी आपको दिखा दूं, पूरा वीडियो देख लीजिए उनके कृत्यों का। खैर आगे आप देख लीजिए। बैरिकेड के अंदर तो आप 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अंदर जब आपने पर्चा भरा है वहां तो 3 ही लोग थे। मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं, मेरी बात तो समझ लीजिए। जो बैरिकेड लगा था उसके अंदर सैकड़ों लोग कैसे गए? जब 3 ही लोगों की अनुमति है तो उस नामांकन कक्ष के बाहर सैकड़ों लोग कैसे जमा हो गए? तो ये किसके इशारे पर? बहुत से लोग तो आपका पीले रंग का साफा पहने हुए हैं, लाल रंग की टोपी लगाए हुए हैं, ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। तो आपके साथ भी तो कुछ लोग होंगे राजभर जी। नहीं देखिए, नहीं देखिए, मैं फिर हमारी बात समझ लीजिए। जो नामांकन कक्ष के बाहर वहां जाने के पहले जो बैरिकेड लगा है, उस बैरिकेड पर मात्र 3 लोगों की अनुमति है जाने की, और 3 लोगों को तो हम 3 लोग गए, और वहां पहले से सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं अंदर, जो गाली गुप्ता दे रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। वो वीडियो खुद आपके सामने है, मैं अभी दिखा दूं आपको। वहां ये कैसे लोग पहुंच गए? और योगी जी, मोदी जी का जिंदाबाद बोल रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। मैंने उस पर एतबार नहीं किया, मैं चला गया अंदर, और 3 लोग जाकर के हम लोग रिटर्निंग अफसर के सामने पर्चा भरे। पर्चा भरते समय ही रिटर्निंग अफसर ने कहा कि बाहर क्यों बड़ा शोर हो रहा है, गाली गुप्ता क्यों, नारेबाजी हो रही है। हम कहे हो रहा होगा, कोई बात हम नहीं बता सकते, आप दिखवा लीजिए। फिर उसके बाद जो हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद तो ये पूरी के पूरे सैकड़ों लोग टूट पड़े, हमारा कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, अभी यहीं खत्म हो जाए। आपका कॉलर पकड़ के खींच रहे, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। हम आपको दिखा, नहीं, मैं भीड़ आपको घेरे हुए है, वो तस्वीरें हैं, पर आपके साथ किसी ने फिजिकली अब्यूज किया, वो तस्वीरें नहीं है राजभर साहब। आप सही बोल रहे हैं, इसमें शक है। आपको दिखा रहा, मैं दिखाइए। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, मैं अभी बंद किया था मोबाइल, मैं खोल रहा हूं।
आप वहां देख रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप जब तक फोन उनकी खोलिए क्या ड्यूटी है? मैं राकेश सिन्हा नहीं, का एक उनकी क्या रिएक्शन ड्यूटी लेता है? हूं। राकेश सिन्हा जी, जानलेवा हमला हुआ, योगी और मोदी के लोगों ने गाली गुप्ता किया, घेर लिया, जवाब दीजिए। अभी तो कोर्ट में इस बात को ले जाने के पहले ही आपके ही कोर्ट में राजभर जी हकलाने लगे, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं भी घबरा गया कि ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजभर जी एक बड़े सीनियर लीडर है और सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के लिए उपयोग हो रहा है। जब पार्टी हार रही है तो हार अखिलेश यादव की हार है, वो कलेक्टिव हार है। राजभर जी आप अपने ऊपर लेकर क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिसकी आपकी बची खुची विश्वसनीयता, आप लंबे समय से राजनीति में सांसद जी हार जीत बात मत करिए। जैसे जैसे नहीं, हार सांसद निकट जी आ रहा सुनिए। है, सुन लीजिए, हार जीत की मैंने बात मत करिए। आपके बीच में नहीं तो बोला था, चर्चा करिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए यही भारतीय आपके बीच जनता में पार्टी नहीं के बोला लोगों का था। काम है। आप मेरी कि मूल पार्टी बिंदु पर पे बात आप मेरी करिए ना। पार्टी पर हत्या का आरोप मैं लगा कह रहे रहा हूं हैं। मूल बिंदु पे। आप एक आप प्रमाण हार नहीं जीत दे पे पा कहाँ रहे जा हैं। रहे हो? सुमित अवस्थी जी के सवाल का आप जवाब हार नहीं जीत दे पे पा कहाँ रहे जा रहे हैं। हो? इतने गंभीर नहीं। आरोप लगाने के लिए गलत बात नहीं। ये इतनी घटिया, आप इतना नहीं सुनो। घटिया स्तर पर जाने के लिए मैं आपकी अरे घोर 100% निंदा करता सही आरोप हूं। है। आपकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। आप आप इस जैसे घटिया लोग इस स्तर पर तरह जा की बात सकते कर रहे हैं। हैं। चुनाव हार रहे हैं मैं कहता हूं समाजवादी। सांसद देखिए जी, सुमित जी, अभी हमारी बात सुमित जी सुनो। इनको चुप कराइए। राजभर चुप साहब, कराइए। राजभर साहब, इनको राजभर चुप साहब, कराइए, मैंने पहले आप बोल आपको चुके हैं। राजभर आप साहब बहुत मैंने आपको घटिया आरोप भरपूर लगा रहे हैं। मौका दिया, मैंने आपको नहीं टोका। आप राकेश सिन्हा, नरेंद्र मोदी जी राकेश सिन्हा को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। इतने गंभीर मैं आरोप आऊंगा लगाने आपके पास। के लिए सांसद जी, एक घटना पे बात करो। मैं अपनी बात आप चुनाव पे कहाँ चले गए? आप मैं घटना पे अपनी बात बात कर रहा करो। हूँ। आप मैं कह रहा हूं, वीडियो, घटना पे राजभर बात साहब, करो। राजभर मैं क्या साहब, बोलूंगा, ये माननीय respect माननीय करेंगे। राजभर जी, मैं क्या बोलूंगा, राजभर राजभर जी जी मुझे respect राकेश करेंगे। सिन्हा मैं को क्या मौका बोलूंगा, दिया है, अखिलेश मैंने यादव उनको respect बोलने करेंगे। दीजिए। तब तक आप वीडियो निकालिए, मेरे को वो वीडियो देखना है, दर्शक भी इंतजार कर रहे अरे हैं। क्या आप वीडियो बोल रहे निकालिए, हैं? ये फोन बात खोलिए नहीं, अपना, बात- आपका नहीं, कॉलर बात आप पकड़ा घट- हुआ, नहीं, कोई नहीं, वीडियो, बात- कोई तस्वीर नहीं, दिखाइए। बात घटना पे। राकेश सिन्हा को जवाब देने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा, देखिए ये सुन मैं लीजिए, ओम देखिए। प्रकाश राजभर पर आप ये देखिए गंभीर ना, रूप नहीं, से नहीं, इस देखिए। आरोप का जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने सारा काम प्रायोजित किया है। इस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, सिंपैथी लेने के प्रायोजित, इनके हाँ, बहुत समर्थक सही, उनके बहुत साथ सही। गए लाल हम और अपने- विभिन्न जो प्रकार की गाली दे रहे टोपियां हैं, जो योगी का बांधकर ये जिंदाबाद बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मीटिंग हुई कि राजभर जी जब जाएंगे तितने लोग जाएंगे, कौन क्या करेगा, कौन गाली देगा। यदि आपको गाली पड़ रही थी तो आप मजिस्ट्रेट को कहते हमें सुरक्षा देके बाहर भेजिए। आप मजिस्ट्रेट को कहते हैं कुछ हो रहा होगा। बोलने का ठेका आप लिया क्या बात कर सांसद रहे जी हैं? ने। वो आपके समर्थक थे। इसी नाते बैठा जब आपने पर्चा भरा और मजिस्ट्रेट इसी ने नाते पूछा विवेक बाहर में शोर बैठाए शराबा हो। ठीक है। क्या हो रहा है, रुकिए, तो मेरे राकेश जी खिलाफ लोग रुकिए, गालियां राकेश जी देंगे, रुकिए, मैं आप कहूंगा यू मुझे वीडियो सुरक्षा पॉइंट, दीजिए। राकेश जी। बाहर मेरे खिलाफ लोग हैं, राकेश जी, मेरी हत्या हो सकती है। राकेश जी, आपने अपना पॉइंट बनाया। एक मुझे बात सुमित जी, मैं अंतिम बात करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी, सुमित जी एक अंतिम शब्द, एक बात मैं कह दूं बस। समाजवादी पार्टी देखिएगा भी राजभर जी ने हत्या का आरोप लगाया, कल कहेंगे ईवीएम खराब है। जैसे जैसे चुनाव के नजदीक, चुनाव के परिणाम इनको दिखाई पड़ रहे हैं, ये अब ईवीएम पर आएंगे। ये सब तरह का नाटक मैं आऊंगा करेंगे। राकेश जी उत्तर आपके प्रदेश में पास। हिंसा की वातावरण ओम प्रकाश को राजभर तैयार करने के साहब, लिए समाजवादी पार्टी आपका किसी हद तक फोन जा ऑन सकती हुआ? है। सांसद जी मूल आपका बिंदु पे फोन बात ऑन करिए। हुआ? राजभर साहब वो वीडियो दिखाइए। सांसद जी मूल बिंदु राजभर पे साहब बात वीडियो दिखाइए करिए। ना। राजभर साहब वीडियो दिखाइए। आप वीडियो दिखाने वाले थे। आप देखो ना, आप देख लो। कॉलर देखो, सुनो, पकड़ने वाला वीडियो दिखाइए। सुनो, देखो कॉलर पकड़ने वाला वीडियो दिखाइए। मुझे नहीं दिखाई दिया है मेरे आप पास। देखो, आपको दिखाई दे रहा तो देखो क्या कर रहे हैं लोग। पूरा देखो ना, आप पूरा देखो ना। शोर शराबा हंगामा दिख रहा है राजभर साहब। किसी ने आपके गिरेबान में हाथ नहीं लगा। सुन, नहीं आप सुनो तो सही। अरे देखो तो सही, आपको नहीं दिखाई देगा सुमित जी। हमें क्यों नहीं दिखाई देगा साहब? हमें नहीं दिखाई देना होता तो मैं आपको क्यों बिठाता यहाँ पे? आपने बहुत संगीन आरोप लगाया है। यूपी के चुनावों नहीं, में आप देखो। लहू लुहान, खून बहुत खराबा, इस सही तरह की आरोप बातें है। होने की पहली बार बात हो बहुत रही है। सही आरोप है। नहीं, आप राजभर नहीं। साहब एक बड़े नेता नहीं, हैं। आप ये बताओ, आप वहाँ एक बड़े FIR क्यों नेता हुआ? हैं, बड़े गठबंधन नहीं। में हैं। सुनिए, वहाँ दरोगा ने सुनिए, FIR क्यों किया? आपने वहां पर डीएम से शिकायत अरे क्यों वो नहीं की? दरोगा ने FIR आपने क्यों किया? हमको FIR इसका क्यों नहीं बताइए। की? आपने FIR क्यों नहीं कराई? नहीं, आप तो सुन तो लो, सुन बतिया तो सुनो। डीएम और एसपी के इशारे पर तो कार्रवाई हुई। ये सैकड़ों लोग अंदर कैसे गए, हम इसका सवाल पूछ रहे हैं। लीजिए। संसद से पूछो जरा, बहुत बतिया रहे हैं। भाई ये आज की सैकड़ों तारीख लोग में अंदर तो उस डीएम बैठक एसपी के अंदर चुनाव कैसे आयोग गए? के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी मुख्यमंत्री के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है भाई, पूरे क्या प्रदेश बात में। कर? नहीं मैं जवाब नहीं देता नहीं क्या हूं। बात है? सच्चाई है ये। मैं जवाब देता हूं। अरे मैं जवाब सच्चाई देता है हूं। ये। आप गजब बात कर रहे हैं मैं राजभर इसका साहब। जवाब दे ही देता आप हूं ना, कुछ भी राजभर जी को कहेंगे इसका मान जवाब लेंगे। मिल जाएगा।
हाँ। गलत बात बोल रहे हैं, सांसद जी गलत बोल रहे हैं। अखिलेश सांसद जी, अवस्थी जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं ना, इसका सही जवाब इनको मिल जाएगा, राजभर जी चुप हो जाएंगे। बोलिए नहीं, आप गलत बोल रहे हो राकेश जी। जब अखिलेश यादव जब पर्चा भरने गए थे तो बैरिकेड तोड़ के उनके समर्थक गए थे कि नहीं? देखिए, बैरिकेड लगा रहता है, मजिस्ट्रेट के पास 3 लोग जाते हैं, अंदर 3 लोग जाते हैं, बाहर उनके समर्थक तो पहले मेरा आप दिखाइए, जब अखिलेश यादव पर्चा भरने गए थे तो बैरिकेड के अंदर लोग थे कि नहीं? नहीं, वो अंदर समाजवादी पार्टी के जो लोग पर्चा भरने गए, बीएसपी के लोग पर्चा भरने गए, लोग अंदर गए कि नहीं? क्या आप बोलते हैं? आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। टेलीविजन चैनल पर समाजवादी पार्टी सफेद झूठ बोल रही है। राजभर जी, आप सीनियर लीडर हैं, आप पिलात हैं ना, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाएंगे, उत्तेजना फैलाएंगे। आप पर चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। 10 तारीख को मजिस्ट्रेट ने आपसे पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, मैं आखिरी सवाल राकेश सिन्हा आपसे पूछना चाहता हूं। राकेश जी, ये सवाल आपसे, राकेश जी सवाल आपसे है, अगर ओम प्रकाश राजभर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी इनकी कि आपको बदनाम किया जा रहा है, चुनाव के माहौल को खराब किया जा रहा है? राकेश सिन्हा साहब, मैं तो कर रहा हूँ, एफआईआर कैसे हुआ? नहीं, एफआईआर कैसे हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अवस्थी जी, देखिए, एफआईआर तो कोई, एफआईआर तो मैं आज आप मेरे खिलाफ यहाँ बैठे बैठे करा सकते हैं। छोड़िए, पुलिस ने यदि बीजेपी करवाती तो एफआईआर नहीं होता। दोनों कंट्राडिक्टरी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसपीडीएम के इशारे पर हुआ, फिर कहते हैं एफआईआर हुआ। यदि एसपीडीएम के पहले बीजेपी ये बहुत ही दो वरिष्ठ नेता हैं आप लोग अपने अपनी पार्टियों के। कहां से बोल रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप पहले शिनाख्त कीजिए। मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा राकेश जी, मैं दोहराना चाहता हूं, दोहरा देता हूं। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। नहीं, राजभर साहब, आपका वो वीडियो सबके पास है, आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मेरे पास मानिए लोग, मेरे पास वक्त की कमी है। आप दोनों का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा ब्रेक में जाने के पहले कि ये बेहद संगीन मामला है और ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को बहुत तत्परता दिखानी चाहिए ताकि चुनावी माहौल को कोई भी व्यक्ति अपनी बयानबाजी से गलत ना उस पर सवाल ना खड़े होने दे। हमने यही सवाल आज पूछा हुआ है और आपके ट्विटर पोल पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर आके आप पोल भी कर सकते हैं @ABP न्यूज़ पर कि क्या ओपी राजभर का आरोप ये सही है कि बीजेपी ने उन पर जानलेवा हमला कराया। आपके जवाब भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार फाइनल नतीजे इस पोल के। ABP न्यूज आपको रखे आगे।